कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो इस तरह आती है कि वो चारों तरफ से आपको घेर लेती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर हम कौन सी समस्या को पहले सुलझाएं या फिर कौन सी समस्या को बाद में सुलझाएं। ठीक ऐसा ही जो उदाहरण है वो आप बीजेपी का इस वक्त ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों पर कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ अभी भी मंत्री हैं और तो कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जिन पर इस तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है कि अब उन लोगों को जेल जाने तक की नौबत आ गई है। ताजा तरीन उदाहरण जो आपको दे रहे हैं वो शाहनवाज हुसैन का दे रहे हैं, जो बीजेपी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री, जो प्लेन में जब जैसे वो चढ़ते हैं वैसे उद्योग मंत्री होते हैं, लेकिन जैसे उनका प्लेन जो है वो लैंड करता है वो सरकार बदल जाती है और वो मंत्री के साथ साथ कुछ भी नहीं रह जाते हैं। अब यही कुछ देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यानी यूपी में भी कुछ इसी तरीके का खेल चल रहा है। यूपी में कानून का शिकंजा जो है वो इस तरह से कस रहा है कि वहां पर अब कैबिनेट मंत्री भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अभी कुछ दिन आपने पहले सुना होगा कि कैसे जो अदालत की कॉपी थी, जो अदालत ने आदेश दिया था, उसकी कॉपी को लेकर मंत्री साहब अदालत से भाग जाते हैं, कोर्ट से भाग जाते हैं। उसके बाद काफी ज्यादा उनकी किरकिरी हुई थी, लेकिन अब इस मामले ने एक नया रूप ले लिया है, नया मोड़ ले लिया है, और वो क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अब आर्म्स एक्ट के मामले में अगर भाजपा की कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अभी शाहनवाज हुसैन भी जेल जाने की कगार पर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कोर्ट से भागने का मामला है जो गैर जमानती धाराओं का अपराध है, उनके मंत्री पद पर भी खतरा बढ़ गया है। कोर्ट का आदेश वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों ने मंथन शुरू कर दिया है। वहीं मंत्री का विरोधी खेमा कानपुर से लेकर हाईकोर्ट तक कार्रवाई कराने के लिए पैरवी में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट से लेकर ये भागे हुए थे कागज, वो गैर जमानती अपराध है। आपको बता दें कि राकेश सचान वर्तमान में एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के सदस्य के साथ मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री इस तरह की हरकत करता है तो काफी सोचने वाली बात है। वहीं आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट के मामले में 6 अगस्त को एसीएमएम 3 कोर्ट में भाजपा के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दोषी करार दिया तो सजा सुनाने से पहले मंत्री सजा के आदेश की फाइल यानी कॉपी लेकर ही कोर्ट से भाग निकले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो है सफाई पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश दे दिया, क्योंकि ये कोर्ट की अवहेलना थी। लेकिन सत्ता दबाव और मंत्री के रसूख के चलते एफआईआर दर्ज नहीं हुई। शहर में हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि कैसे मंत्री कोर्ट से कागज लेकर भाग जाते हैं। उधर मंत्री ने भले ही 8 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट का मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे एक बार फिर से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्यों उन्होंने जो है रसूख के चलते आखिर कार्रवाई नहीं की। अगर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो मामले में पुलिस ने अब तक एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं की है। राकेश सचान का केस देख रहे अधिवक्ता के पैनल में शामिल एक सीनियर वकील ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को यह बताया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट से सजा के दस्तावेज लेकर भागने के मामला गैर जमानती धाराओं का अपराध माना जाता है और इस तरह से कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भागना, इसमें जमानत भी नहीं हो पाएगी। अगर इस मामले में राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उनका जेल जाना तय है। 100% उनको जेल जाना पड़ेगा, भले ही उन्हें महज चंद घंटे के लिए क्यों ना जाना पड़े, लेकिन ये पक्का है कि वो जाएंगे जरूर। मंत्रालय पर अब खतरा कैसे मंडरा रहे हैं वो आपको बताते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उनका मंत्री पद जाना तय है, क्योंकि क्या पुलिस एक मंत्री को अरेस्ट करके जेल भेजेगी? इस हालात में उनका मंत्री पद सरकार से खत्म किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जो है जेल भेजने की कार्रवाई है वो करेगी। तो इसलिए अब जो है पूरी तरीके से ये पेच जो है मामले का वो फंस गया है। कोर्ट से सजा का आदेश लेकर भागने के बाद जज ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जज ने पत्र में लिखा है कि अभियुक्त राकेश सचान ने सजा का दस्तावेज लेकर फरार हो गए।
अब पुलिस मामले में अगर एफआईआर दर्ज करती है तो उसमें एफआर नहीं लगा सकती है, क्योंकि जज ने जब अपने आदेश में कहा है कि राकेश सचान कोर्ट से भाग निकले तो पुलिस को मामले में चार्जशीट ही सबमिट करनी पड़ेगी। यानी अब ये अलग ही तरीके से पूरा का पूरा मामला घूम गया है। कोर्ट का आदेश वायरल करने में वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर का जो आदेश था वो पर्चा बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान अपना केस देखने के लिए ठीक एक दिन पहले ही जो है मामले की फाइल एक वरिष्ठ अधिवक्ता को दिए हुए थे, लेकिन उस मामले में किस तरह से अलग तरीके का रुख आ गया वो सबके सामने है। अब चर्चा इस बात की है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने ही फाइल से कोर्ट का आदेश निकालकर वायरल कर दिया है। इस वजह से अब वरिष्ठ अधिवक्ता भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं कुर्मी बिरादरी के नेता ही राकेश सचान को अब गिराने में लगे हुए हैं, ये आरोप लगाया गया है। राकेश सचान के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बिरादरी के नेता ही लगे हुए बताए जा रहे हैं। राकेश सचान ने विधानसभा चुनाव के चंद दिनों पहले भाजपा ज्वाइन की थी। इसके बाद चुनाव जीते और उन्हें कैबिनेट मंत्री सीधा बना दिया गया, जबकि उनकी बिरादरी के कानपुर में रहने वाले एक मंत्री जी का मंत्रालय चला गया था, लेकिन उनको जो है नौकरी छोड़कर दादागिरी यानी नेतागिरी में आ गए और इंजीनियर साहब की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि वो कानपुर से ही अपनी जो है बिरादरी के किसी दूसरे को आगे नहीं देख सकते थे, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। ऐसे में एक जो है विकल्प निकल कर लोगों के सामने आया राकेश सचान का। राकेश सचान तब से वहां पर राजनीति में आ गए। इसके अलावा अन्य पार्टी के लोग ही उनकी टांग खींचने में अब लग चुके हैं। जमानत मिलने के बाद सीएम समेत कई नेताओं से राकेश सचान मिले थे। अब क्यों मिले थे वो बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने जमानत मिलने के ठीक अगले दिन ही पनकी धाम हनुमान मंदिर पनकी में माथा भी टेका था, फिर दूसरे दिन ही घर पर रुद्राभिषेक भी कराया। ये सब जानकारी मंत्री के ट्विटर हैंडल से मिली है, हम कहीं और से नहीं बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 अगस्त को संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी और 10 अगस्त को ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और 12 अगस्त को कानपुर के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यदेव पचौरी से मुलाकात की थी और उनकी ये मुलाकातें काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रही हैं। 15 अगस्त को एमएलसी अविनाश सिंह चौहान से मिले थे, जिसके बाद अलग तरीके की अटकलें सामने आ गई थी। 17 अगस्त को आपको बता दें सुनील बंसल से दोबारा लखनऊ भाजपा मुख्यालय में उन्होंने मुलाकात की और किस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की या शांत कराने की कोशिश में ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुलाकात की गई मुख्यमंत्री योगी से लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से और बाकी जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात की। लेकिन अब जब है कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी कर दी गई है कि जब आदेश दे दिया गया था एफआईआर दर्ज करने का, तो आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, इसका जवाब अब कानपुर कमिश्नरेट देगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और योगी मंत्रालय पर मंडरा रहे इस खतरे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।